हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल डी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा आधुनिक भारत राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें देखते हैं जो चैप्टर है आज, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके बाद आने वाले चैप्टर को इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सीधे प्रश्नों पर। देखिए, पहला सवाल है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना वीपी पाड़िया के द्वारा किया गया था। वीपी पाड़िया के द्वारा नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये महात्मा गांधी थे। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए देखते हैं। पहले अध्यक्ष ऑप्शन सी दे रहा है, तो लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। देखिए, सवाल कई बार पूछा है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस कई बार देखिए सवाल रिपीट हुआ है, 2 बार बीपीएससी में और 1 बार 2 बार यूपीपीएससी में। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की स्थापना था। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में होती है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो वही फिर से सवाल रिपीट किया है, लाला लाजपत राय। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादी एवं सुधारवादी मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई, अतः दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए और उन्होंने एन.एम. जोशी, वी.वी. गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये एम.एन. राय। बाद में इन्होंने भारत में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना किया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलिच लेनिन रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो वही एम.एन. राय थे। 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा।
कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादी आंदोलन नेताओं के विरुद्ध था, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित जो नेता थे उनके विरुद्ध था। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में यमन राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण शर्मा, सिंगार बेली चेट्टियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। पेशवार संगठन तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन नेताओं के विरुद्ध था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की। तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929 से 33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई तथा प्रोफेसर आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोमारोला तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था तो 1926 से 1939। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 26 से 39 तक माना। इस दौरान यमन राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था तो यमन राय ने किया था। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना यमन राय ने की थी। सचिन सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब भी लिखी थी। बंदी जीवन किसकी है? तो सचिन सान्याल की। अगला सवाल है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो इनके द्वारा स्थापित दल का नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल CPI से टूटकर बनी थी। अगला चैप्टर आ गया, राउलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसमें संबंधित सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राउलेट एक्ट ने किस कारण सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, ये दोनों गलत है। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, यही सही है, क्योंकि इसको बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता था। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में सिडनी न्यायाधीश सिडनी राउलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक राउलेट एक्ट के नाम से जाना गया। राउलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको जब चाहे तब बिना मुकदमा चलाए जेल भेज सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। अगला है, राउलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? तो वही है राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। राउलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो 1919 में लागू किया गया। राउलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो राउलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए गए बंदी बनाना, मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, यानी कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून ही से कहा गया था। किसी को बिना वजह भी जेल में डाला जा सकता है, किसी भी क्रांतिकारी को। क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ऐसा जो है नियम या कानून अधिनियम लाया गया अंग्रेजों के द्वारा।
5वां सवाल, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। सेडिशन कमेटी नहीं, रॉलेट कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुई। साइमन कमीशन तो बाद में आया, 1928 में आया था, और रॉलेट एक्ट 1919 में हो गया था, इसलिए जो है ये इससे संबंधित नहीं है। तो चलिए देखते हैं, तीसरा भी गलत है इसमें। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है। चलिए 5वां देखते हैं। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से सही है। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर था, ठीक है, सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, ये भी सही है। साइमन कमीशन के विरुद्ध हुए आगमन प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे। रॉलेट जो रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, जबकि साइमन कमीशन का विरोध 1928 में हुआ था। तो ये घटना दोनों एक साथ नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पर 3 गलत हो गया। तो ऑप्शन में देखिए क्या दे रहा है, 1 2 सही होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 और 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसके पहले। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिससे किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की थी, तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग ने 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। इसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों और कस्बों में हड़ताल रही। साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत हुआ। नेक्स्ट सवाल है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जिसका कार्यकाल 1916 से 21 के मध्य भारत के वायसराय, इसी के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ये आईएएस का सवाल है। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो सिडनी रॉलेट के द्वारा ये जो है प्रस्ताव बनाया गया था, और उस समय जब ये लागू हुआ था तो भारत में जो वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 इसका कार्यकाल था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया। क्यों विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था, व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, ये बिल्कुल नहीं है बी वाला। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, इसलिए सी गलत हो गया। देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना, ठीक है। देखिए डी भी कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करना यहाँ पर ये माना गया है उत्तर में, तो ये उत्तर है सही इसका। अगर ऑप्शन में जो ए और डी होता तो डी भी लग जाता। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको जब चाहे तब बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। इस कानून द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित किया गया। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। तो पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट या रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह चलाया गया था वो था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था, होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय कि इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आंदोलन के गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विशेष से ही संबंधित है। क्षेत्रीय आंदोलन थे इसके पहले जो तीनों आंदोलन थे, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। लेकिन ये जो है आंदोलन ये सर्वव्यापी आंदोलन
रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा गया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण गिरफ्तार कर सकती है, बिना किसी को कारण बताए। विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। दी अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है रॉलेट एक्ट। कौन सी मातृ घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो ये रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जो है जलियांवाला बाग जो स्थान पर जनसभा हो रही थी, तो वहीं पर जो है जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो ये घटना अमृतसर में जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट के विरोध में इसके बाद हुई थी। रॉलेट एक्ट मार्च 1909 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920, सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में, साइमन कमीशन का भारत आना 1928 की घटनाएं हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है असहयोग आंदोलन, ये उसके बाद की घटना है, 1920 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में हुआ था। साइमन कमीशन का आना 1928। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो ये जानते हैं आप 13 अप्रैल 1919 में। रॉलेट एक्ट के विरोध में जनसभा में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो ये जो है जलियांवाला बाग नरसंहार रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में संबंधित तो जलियांवाला बाग त्रासदी से है। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है ये कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बदले जाने, ये कब बदली? घोषणा 1911 में हुआ था और प्रभावी हुआ था 1912 में। बंगाल विभाजन 1909 में हुआ था, 1905 में हुआ था, और जो खिलाफत आंदोलन का हुआ था तो 1920 में हुआ था। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो ये जो है अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? तो जनरल डायर का नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड से है, 13 अप्रैल 1919 को। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर की जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्र हुए थे। किस गिरफ्तारी के विरोध में? तो किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? तो यहाँ पर 2 क्रांतिकारी नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन्हीं दोनों लोगों को रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था, और इन्हीं के जो विरोध के लिए सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, और वहीं पर घटना हो जाती है। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड आरी मतलब RES डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवाई, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग ही मारे गए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी तथा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा भी दे दिया। ये भी सवाल पूछा जाता है किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के बाद। अगला देखिए 19वां, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में।
तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के विरोध में। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे, तो लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने जो है जो अपना अलंकरण, जो अपना पद लौटाया था, इस घटना के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के वित्त के संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1919 पंजाब में अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को लौटा दिया? तो नाइट की उपाधि लौटाने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? तो वही सवाल फिर से रिपीट हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? तो ये जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो घटना हुई थी, जलियांवाला बाग नरसंहार घटना, और उसी घटना के विरोध में जो है इन्होंने अलंकरण वापस कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो है पूरा लिखा नहीं है, कट गया है। इस तरीके से ये जो होना चाहिए यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, ये पूरा नहीं है, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो किस घटना के खिलाफ जो है अपनी उपाधि लौटा दी थी? तो ये जो है, तो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के बाद। निम्न दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरे कारण कहा गया है। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। पहला तो सही, कथन तो सही है, लेकिन कारण गलत है, क्योंकि असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने अलंकरण को वापस नहीं किया था, जबकि इस वजह से वापस किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में। उन्होंने कहा था कि मैं सभी अलंकरण को छोड़कर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। इस तरीके से ये सही है, परंतु और गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायस की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया? तब तो शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारी से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने वायसराय की कार्यपरिषद से इस्तीफा दे दिया या त्यागपत्र दे दिया? तो शंकरन नायर ने दिया था। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होना चाहिए। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब देखिए दिया है 29वां सवाल, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। जलियांवाला बाग जो है नरसंहार, तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डॉक्टर सतपाल का बंदी बनाया जाना, ये घटना जलियांवाला बाग नरसंहार से पहले की घटना है, क्योंकि डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के विरोध में ही जलियांवाला बाग में जनसभा हो रही थी। 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन ये सबसे बाद में हुआ था।